बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स मैगज़ीन के साथ राजा असद अली ख़ान हाजिर है। आज 25 दिसंबर है। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यौम पैदाइश भी है। खेलों के हवाले से और ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से हम कायदे आज़म की वो हदायत और वो वाक़या नहीं भूल सकते जिसमें उन्होंने अपने साथ खेलने वाले लड़कों से ये कहा था कि ये जो आप मट्टी में खेल रहे हैं, मार्बल्स, ये मत खेलें और लेट्स प्ले क्रिकेट। कायदे आज़म खेलों को पसंद फरमाते थे। आप जानते हैं कि वो स्नूकर के भी अच्छे खिलाड़ी थे। पाकिस्तान में क्रिकेट ने बड़ी तरक्की की है। हम 50 ओवर्स के वर्ल्ड चैम्पियन बने इमरान खान की क़यादत में, और फिर हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। हमारी फतूहात की बड़ी एक सुनहरी दास्तान है। ये दास्तान ज़ाहिर है कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद शुरू हुई। कायदे आज़म का इस खेल के हवाले से यानी क्रिकेट के हवाले से इजहार पसंदीदगी है, उसको बड़ी अहमियत हासिल है। तो आज हम खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। हम आज बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मुनव्वर हुसैन होंगे। हम आज बात करेंगे, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन स्कॉश ने जो हमें फतूहात दी हैं वो भी एक सुनहरी दास्तान है। मौजूदा सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ होंगे जनाब गोकी अलाउद्दीन। सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। कल न्यूजीलैंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन। कल जो टेस्ट मैच होगा, अगर मैं आपको स्टेट में पहला सवाल ये पूछूं कि ये 50-50 है, 50-60 है इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, या फिर आप कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच को जीतने के इम्कानात भी हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान के नुक्ता नजर से, बल्कि दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर इसका असर पड़ेगा। और न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज को सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ चुकी है, और कीवीज ने पिछले 3 साल से कोई होम सीरीज लूज नहीं की, और इन कंडीशंस में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि केन विलियमसन की टीम को टफ टाइम देना। पाकिस्तान ने को के जो 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेला न्यूजीलैंड ए के खिलाफ, उसमें कामयाबी हासिल की, और कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जिसमें रोहेल नजीर की सेंचुरी थी, इमरान भट्ट ने कुछ रन किए। इमरान भट्ट को अब सिलेक्ट किया गया है 17 के स्क्वाड में। लेकिन पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान हुआ, धचका लगा, वो कप्तान बाबर आजम और ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक के इंजर्ड होने के सबब है, और दोनों ही अंगूठे की इंजरी का शिकार हैं। पाकिस्तान की टीम फेवरेट तो नहीं है ये इस सीरीज में, क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जिसके जो प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11, उसमें तमाम प्लेयर्स के जो रोल हैं वो हमें डिफाइंड नजर आते हैं। केन विलियमसन इस वक्त दुनिया के शायद बेहतरीन कप्तान हैं, जो ना सिर्फ टेस्ट बल्कि वनडे और T20 में भी क़यादत के जौहर जो हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान के एक नया कप्तान है मोहम्मद रिजवान को अनाउंस किया गया, जो इससे पहले वाइस कैप्टन थे। लेकिन जो थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान को मिला है आखिरी T20 जीतने की सूरत में, मेरे ख्याल में उसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि फायदा कैसे उठाएंगे? जिस टीम का आपने जिक्र किया है, उसने इंडिया को भी दोनों टेस्ट मैचों में हराया था इसी बरस जनवरी में मेरे ख्याल में, तो वो तगड़ी टीम है। और फिर रैंकिंग में भी आपने फरमाया कि, और हमें सबको पता है कि वो जरा ऊपर जा रहे हैं, बल्कि टॉप की टीमों में हैं। फिर प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। हमें तो जो हमारे सामने हैं उनको असल पिक्चर दिखानी है। हम जाहिर है कि ये चाहेंगे, हमारी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते और उसमें अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसमें जरा मुझे बताएं कि शाहीन अब्बास, नसीम शाह और यासर शाह, ये आपका समझते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन है? किसी भी टेस्ट टीम के लिए जो बड़ा चैलेंज होता है वो हरीफ टीम की 20 विकेटें हासिल करना और एक ऐसा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाना होता है जिससे वो दोनों इनिंग्स में 10-10 खिलाड़ियों को आउट कर सकें। यही सबसे बड़ा चैलेंज प्लानिंग का है। मैं समझता हूं कि नसीम शाह जो हैं वो इस वक्त उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, पाकिस्तान की जो मुश्किलात रही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर पर, वो बॉलिंग की नाकामी ही थी। शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा इन्होंने बॉलिंग करवाई है, उनको रेस्ट नहीं दिया गया, उनका जो वर्कलोड है वो मैनेज नहीं किया गया जिस तरह दुनिया की दीगर टीमें कर रही हैं। अब्बास का फॉर्म में वापस आना, कायदा आज़म ट्रॉफी में भी वो परफॉर्म करके गए हैं, और जो प्रैक्टिस मैच था, टूर मैच, उसमें भी उन्होंने दोनों इनिंग्स में विकेट हासिल की, एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यासिर शाह को खुद को मनवाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि वो
نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز میں اچھی بالنگ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو اس وقت پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ ہے اس میں ان کے پاس چوائس ہوگی کہ یہ 5 بیٹسمینوں کے ساتھ جائیں, ایک آل راؤنڈر کو شامل کریں فہیم اشرف کو, اور پھر یاسر شاہ کو کھلائیں, اور 3 مزید فاسٹ بالرز کے ساتھ یہ میدان میں اتریں. لیکن جو شاداب خان کے انجرڈ ہونے کی وجہ سے شاید وہ یہیں سے اپنی انجری کو کیری کر رہے تھے, پاکستان کا جو کمبینیشن ہے اس میں وہ بنتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیے پہلے ٹیسٹ میچ میں تو نیوزی لینڈ ہی فیوریٹ ہے, جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی بڑی کرکٹ کور کی ہوئی ہے, اور دوسرا ٹیسٹ میچ ہو سکتا ہے کہ بابر کی واپسی ہو جائے اور پاکستان کی ٹیم تھوڑا سا مقابلہ کر سکے کیویز کا. کہ بڑی دلچسپ بحث چل رہی ہے. ہم اس کرٹیکل سچویشن میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا چاہتے کہ رضوان جو ہیں وہ کپتان ایسے ہیں, یا کچھ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ T20 کے یا ون ڈے کے اچھے کرکٹر نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اچھے کون سے ہیں اس وقت, یہ وضاحت کی جائے انفارم کون ہے. اگر ہم 40 سالہ حفیظ کو نکال دیں تو کہاں ہے آپ کے پاس ایسی ینگر لاٹ جو جس کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ 150 کا ہو T20 میں, یا پھر اسی طریقے سے ون ڈے میں بھی کوئی 120-25 کا ہو. ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک کرکٹر اگر وکٹ کیپر بھی اچھا پرفارم بھی کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سکا سانس لینے دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کرتے کیا ہیں. جو انہوں نے لاسٹ اننگ کھیلی تھی اس میں تو ان کا اسٹرائک ریٹ میرے خیال میں 140 سے زیادہ کا تھا. جسٹ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب روہیل نذیر نے سینچری سکور کی 4 روزہ ٹور میچ میں نیوزی لینڈ اے کے خلاف, تو بہتر ہوتا کہ روہیل نذیر کو وکٹ کیپر کے طور پر پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں کھلایا جاتا, اور رضوان کا بوجھ کم کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کیپٹن بھی ہیں سائیڈ کے, ان کو بطور بیٹسمین سلیکٹ کیا جاتا. مختلف قسم کی عجیب بات ہے. مجھے یہ بات بھی آپ کی بڑی میں سے ڈیو ریسپیکٹ آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک اور بوجھ ڈال دیا جائے, ایک وکٹ کیپر ڈال دیا جائے روہیل نذیر, اور اوپر سے یہ بھی کھیلیں. ابھی وہ یہ اس پائے کہ رضوان وہ اسٹیبلش بیٹسمین نہیں بنے کہ آپ خالصتاً کہیں کہ وہ صرف بیٹنگ کی بنیاد پر ٹیم کا جذبہ لاجن فک بن جائے. بتائیں کہ آپ کے پاس سرفراز آلریڈی ٹیم میں ہیں جن کی میرے خیال میں 15 میں جگہ نہیں بنتی. ان کو وہ بڑے کرکٹر ہیں, چیمپئنز ٹرافی جتا چکے ہیں, اب وہ ریزرو وکٹ کیپر کے طور پہ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. یہ بات اچھا میرے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ آپ نے کہا ان کو ٹیم میں ایز وکٹ کیپر کھلائیں, یعنی ایک 3 وکٹ تیسرے وکٹ کیپر بھی شامل ہو جائیں, یعنی یہ بقول شخص ہے کہ یہ پوری ایک بارات بن جائے. آج کی جگہ بنتی تھی T20 اسکواڈ میں. جب آپ نے رضوان کو اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ اوپننگ بھی کریں گے, وہی آپ کے فرسٹ چوائس وکٹ کیپر ہوں گے. میرے خیال میں اس وقت رضوان کے بعد روہیل نذیر کا نمبر آتا ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کیوں سرفراز احمد کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ٹیسٹ میچ کے لیے بھی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, یاسر شاہ اگر ان کو ٹیم میں مجھے لگتا ہے ان کو ڈالا جائے گا, کتنا تھریٹ ہوں گے؟ یاسر شاہ کوئی بڑا خطرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ فلائٹ میں بیٹسمینوں کو ڈیسیو نہیں کرتے, پیس کو ویری نہیں کرتے, اور اپنی جو ویریشن ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا میں, ساؤتھ افریقہ میں وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے, اور یاسر کی جو زیادہ تر وکٹیں ہیں گو کہ وہ فاسٹسٹ ہیں 200 ٹیسٹ میں. سینٹنر جو لیفٹ آرم اسپنر ہے وہ اسکواڈ میں ہیں, لیکن جس طرح ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ ٹیم سعودی, ٹرینٹ بولٹ, نیل ویگنر اور کائل جیمیسن کے ساتھ گئے ہیں, تو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے کمبینیشن کے ساتھ جائے کہ ویک لنک نہ ہو. اب قومی فک پہ آ جائے, کازم ٹرافی کا نواں راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. KPK رائٹ آن ٹاپ, سینٹرل پنجاب کا اسٹینڈ کر رہا ہے 4تھے نمبر پہ. دیکھیے چاہے ہمارا جو ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہے اس میں چاہے آپ نیشنل T20 کا پوائنٹس ٹیبل دیکھیے یا پھر قائد اعظم ٹرافی کا, ویری انفارچونیٹلی پنجاب, خاص طور پر سینٹرل پنجاب جس میں لاہور کے پلیئرز بھی شامل ہوتے ہیں, اور سندھ کی ٹیمیں ہمیں پوائنٹس ٹیبل پر نیچے ہی دکھائی دیتی ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے جو کرکٹ کے حلقے ہیں اور جو کرکٹ کے جو ارباب کشاد ہیں اور سب کے لیے, کیونکہ جو ناردرن کی ٹیم ہے اور خیبر پختونخوا, یہ تو اسٹرانگ سائڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. شاید جو کرکٹ کا محور ہے اب پاکستان میں وہ کراچی, لاہور جیسی بڑی نفسیاں نہیں رہی, اور اب کرکٹ کا کھیل زیادہ مقبول اور زیادہ ٹیلنٹ KPK اور ناردرن سے آ رہا ہے. اور KPK کی ٹیم آلموسٹ کوالیفائی کر چکی ہے قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کے لیے, اور جو ابھی لاسٹ میچ 9ویں راؤنڈ میں کھیلا گیا اس میں سینٹرل پنجاب اور KPK کا میچ ڈرا ہو گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے سینٹرل پنجاب نے 3 لگاتار کامیابیاں حاصل کی, لیکن شاید اب دیر ہو چکی ہے. اب ذرا آ جائیں جو HPL پاکستان سپر لیگ 2021 کا جو سیزن, اس کی کیٹیگرائزیشن اس کے حوالے سے بابر اعظم, شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان سمیت 13 جو کھلاڑی ہیں ان کو پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا ہے. اور اس طرح حارث رؤوف, محمد حسنین, حسن علی اور شان مسعود جو ہیں وہ ڈائمنڈ لسٹ میں ہوں گے. تو بہرحال یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے.
ये फरमाइए, जहां तक वो 36 पे जो हिंदुस्तान आउट हुआ है, कि इनके जर्नलिस्ट मुझे कह रहे थे, उनका फोन आया था कि अब ये भी पाकिस्तान पे इल्जाम रख देगा कि शायद ये भी पाकिस्तान के किसी इदारे ने 36 पे उनकी टीम को आउट करा दिया। हिंदुस्तान में ये बातें हो रही हैं। आपको अभी तक मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतनी 1 अरब की आबादी से बनी हुई इतनी तगड़ी टीम जो है वो 36 पे ढेर हो जाएगी। बहुत ही नेगेटिव क्रिकेट खेली भारतीय टीम ने एडिलेड टेस्ट मैच में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस बार भारत के लिए कोई आसान मौका नहीं दिया इनको रन बनाने का। जो पिछली सीरीज हुई थी, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया में जीता था, पिचेस बहुत फ्लैट थी और भारतीय बैट्समैन वहां पर रन बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से थोड़ी सी मदद है, थोड़ी सी घास है पिचेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी गुफ्तगू की आपने, बड़ा लुत्फ आया। मुनव्वर, बड़े हाथ जाविये से आपने हमारे साथ हमारे सवालात के जवाब दिए, शामिल गुफ्तगू रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर। जैसा कि मैंने इब्तिदाइये में कहा था कि स्क्वॉश जो है उसको हमारी खेलों में मुमताज़ तरीन मुकाम हासिल रहा है और हासिल रहेगा। हॉकी और क्रिकेट की तरह स्क्वॉश में भी पाकिस्तान ने बड़ा नाम पैदा किया। स्क्वॉश में ये मुकाम, हैसियत और शोहरत दुनिया के किसी और मुल्क को अब तक नसीब नहीं हुई। स्क्वॉश में पाकिस्तान के अरूज का ज़माना 1980 और 1990 की दहाई है, जब जान खान और जहांगीर खान ने दुनिया भर में अपनी फतूहात के ज़रिए कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और बेशुमार ग्लोबल इवेंट जीते, यानी 30 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 14 मरतबा वर्ल्ड ओपन के टाइटल जीते। हाशिम खान, आज़म खान, रोशन खान, कमर जमान, जहांगीर खान, जानशेर खान में मुहिबुल्लाह खान, गोगी अलाउद्दीन, सुहेल कैसर और तूरसम खान जैसे नाम जहन में आ जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ हैं जनाब गोगी अलाउद्दीन। गोगी अलाउद्दीन भी वर्ल्ड क्लास स्क्वॉश प्लेयर रहे। 1973 और 1977 में ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप में रनर्स अप रहे। बहुत शुक्रिया जनाब गोगी अलाउद्दीन साहब। आपका तो वो दौर है जिसको हम कह सकते हैं कि उस दौर में सभी नामवर लोग थे। एक तो ये फरमाइए कि इस वक्त ग्लोबली स्क्वॉश की क्या एक्टिविटीज हैं और क्या कोविड से ये भी बुरी तरह मुतासिर हुई है ये खेल? ऐसा देखिए, पाकिस्तान की जो खास करके स्क्वॉश है इस टाइम पर अब तो 0 पर आ गई है। उसके अंदर आप देख लें, इनकी रैंकिंग देखें, कोई रैंकिंग या रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत आगे, मेल फीमेल सारी निकल गई आगे। मेरे पास कई मेरे विशर हैं जो यही सवाल करते हैं, तो वो आजकल तो चले ये वायरस की वजह है, उसकी वजह से भी कुछ कम है, लेकिन ओवरऑल आप रिजल्ट देखें पाकिस्तान स्क्वॉश का, मुझे बताया जाए वही पुराने हैं, होता ये प्रॉब्लम है हमारा। इसकी रैंकिंग अब अगर एक आपने 35 या 40 नंबर में आ गया, उसके अलावा ओवरऑल आपकी जूनियर जितने भी बच्चे हैं उनमें क्या वर्ल्ड में रैंकिंग कहीं कहाँ स्टैंड करते हैं। और अजीब सूरत हाल हुई है पंजाब स्क्वॉश के अंदर रहकर। मैं आपको क्या बताऊं, जो लोगों ने दुनिया में नाम कमाए हैं उनको इन्होंने साइड लाइन कर दिया है। मुझे लग रहा है कि हॉकी का और स्क्वॉश का कुछ मिलता जुलता सा इस वक्त सिनेरियो है। इसमें जो साबिक हॉकी के प्लेयर हैं या जो ओलंपियंस हैं या जो आप जैसे बड़े नाम हैं, जो फेडरेशन है वो इतनी गैर फाल क्यों हुई है? क्या हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है या हमारी आदत है हुकूमत से हम हर वक्त उसका रोना रोते रहते हैं, अपने हिस्से की शम्मा जलाते नहीं है? तो इसमें ये बताएं कि फेडरेशन या एसोसिएशन है वो लोग क्यों नहीं काम कर रहे, वो क्यों नहीं इसमें तहरीक पैदा कर? ये तो उनको खुद देखना ही चाहिए। मैं इधर ही बहुत अरसे से लाहौर में हूँ। मुझे अभी आपको बताता हूँ, 6 माह पहले मैं पंजाब स्क्वॉश के प्लेटफॉर्म पर था। इन्होंने लेटर दिए कि हमारे पास फंड नहीं है, और मैं स्पेशली ये अगर प्रोग्राम खान साहब देखे ना, इमरान खान, वो मुझे जानते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग सुने ये जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आमने बुलाएं इनको, मुझे भी बुलाएं, तो मैं इनको पूछूं कि आपने स्क्वॉश की बेहतरी के लिए क्या क्या काम कर जो लेवल के थे। अब मैंने तो बड़े बड़े अच्छे लड़के इनको दिए थे पंजाब स्क्वॉश को, अली बुखारी था, इसरार था, और बड़े नाम मैंने दिए थे, अच्छे लेवल पर वर्ल्ड में गए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, काम शाम कोई नहीं है। ये फरमाइए कि अब हम 70s और 80s, इससे पहले की बात होगा, वो भी बड़ा एक नाम मुकाम हैसियत था। लेकिन ये तो हमारे ऐसी जनरेशन है जिसने आपको देखा हुआ है, जानशेर खान को देखा हुआ है, जहांगीर खान को देखा हुआ है, अतलस खान को देखा हुआ है, और इस तरह के बहुत से और लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं।
इंटर प्रोविंशियल जो हमारी मिनिस्ट्री है कि वो इस सिलसिले में आपसे इस्तेफादा करें और फिर लोकल स्पॉन्सर सामने आ जाए किसी तरीके से। कोई तो इदारा ऐसा हो, कोई बैंक हो जो कहे जी हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे, जैसे क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप हो रही है। अच्छा, अब आप देखिए क्रिकेट का, उसके साथ तो ये वाली जो गेम है ना, खास करके हॉकी को छोड़े, इसका तो कंपैरिजन है ही नहीं। इसमें ज़रारुद्दीन थे कोर कमांडर लाहौर, जी हाँ, आर्मी के थे, उन्होंने बहुत स्क्वॉश को उठाया, उनका अपना लिंक था, उन्होंने बहुत कुछ काम किया पंजाब स्क्वॉश के लिए। फिर ऐसे ऐसे लड़के फिर इधर टूर भी होते थे, बाहर इधर उधर इंडिया में जाते थे बच्चे, वो लोग फंडिंग करवाते थे। फंडिंग तो ये पंजाब स्क्वॉश में जो भी प्रेसिडेंट आया है ना, अगर आप किसी भी प्रेसिडेंट का नाम ले लें, जैसे कि अमजद अली नून थे, वो लेकर आए 3 करोड़ रुपया, इसी तरह दूसरे जो भी थे, और अब तक 2-2, 3-3 करोड़ वो स्पोर्ट्स से तो मुझे नहीं पता, बहुत कम इनको कोई डोनेशन मिलती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी टीम जरा प्रोफेशनल किस्म के लोग हों, जो लोग जिनका एक नॉलेज है। अब वो वैसे तो लोग नहीं है, अगर आप जाएं, मुझे जैसे मैंने आप खेली स्क्वॉश, इसी तरह जो बड़े बड़े नाम है उनको हायर करें, साथ उनको साथ बात बैठकर मीटिंग करें। तो ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बैंक हो, दूसरे लोग हो, उनको कन्विंस करें। तो ये गेम में इतने इतने बड़े नाम लिए हैं पाकिस्तान में, अब क्या वजह है? अगर वो फंडिंग का भी मसला है, अगर ये हालत है कि ये बेचारे गरीब लोग बच्चे जो ऐसे ऐसे घरों के, इतना टैलेंट है कि वो बेचारे ना तो वो रैकेट ले सकते हैं, यहाँ से अगर पिशावर जाते हैं या टिकट तक, हम चलो ठीक है, हमें पीआई ने स्पॉन्सर किया, बहुत नाम हमने जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन इन लोगों में भी तो कोई काबिलियत हो कि एयरलाइन जैसी जो बड़ी, वो लोग इनको ले, लेकिन इनके कोई रिजल्ट ही नहीं है, बहुत पीछे आ रहा है साहब। मुझे याद, अभी आपने पंजाब रैकेट एसोसिएशन का जिक्र किया, आपका जो गवर्नर हाउस से मुतसिल जो कोर्ट है, जब उसका स्टोन लेइंग सेरेमनी थी, आई कंडक्टेड दैट सेरेमनी, जिसमें मुख्तार साहब आए थे, और जब वो कंप्लीट हुआ तभी मैं गया था और आप भी मौजूद थे। कितना शानदार माहौल था, कितने शानदार लोग थे, वो लाखों नहीं करोड़ों देते थे। मुझे यूं लगता है गोगी साहब, आपकी आवाज बहुत सी आवाजों में दब जाएगी, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं। पहले आपको याद होगा कि लेने वाले भी मोतबर होते थे, देने वाले उससे ज्यादा मोतबर होते थे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अहमद मुख्तार साहब की, देखिए कितनी बड़ी खिदमात है, नसीमुल हक की कितनी बड़ी खिदमात है कि ये पंजाब स्क्वॉश में जो कॉम्प्लेक्स बना है, उनके सोर्स से बना है। तो लोगों ने क्या, अभी तक वही पुराने कोर्ट है, पीछे जाके कोर्टों की हालत देखे, किसी में जाए आप, उसके अंदर जो बुरी हालत हुई है, ना उनकी लाइट्स का इशू है, कोई बोर्ड उनके देखे जाके, आप खुद विजिट करें जरा, सारे कोर्ट की जाकर देखें क्या हालत है। आप चाहते हैं कि ये मैं तकलीफ दे मनाजर जाके देखूं और मुझे और तकलीफ हो। अच्छा जी, मैं गद्दाफी स्टेडियम के भी उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो अमेंडमेंट हो चुका है, उस पर भी जाहिर है कि बहुत सी बातें की जा सकती। 70s में 80s में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, जा बजा कोर्ट से पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक रिडंडेंट सा कोर्ट, अभी स्कॉश कोर्ट नजर आता है न्यू कैंपस में। तो ये कब आबाद हो गया? आपको लगता है कि कोई इस सिलसिले में आप भी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया करें, आप भी बयान दिया करें और उन लोगों को आड़े हाथों लिया करें जो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए राज साहब, मेरी एक आदत है, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने जो गलत बात की है ना, उसका आज दौर जो जा रहा है पाकिस्तान में, ये आप सच्ची बात करते हैं, उसको ये साइडलाइन लगाते हैं। मैंने तो कभी इन लोगों की बातें आप सुनेंगे, आप इनको बुला लें, ये आपको पूरा पूरा करेंगे, इसमें हमने ये किया, हमने वो किया। यार गॉड से अगर किया है तो आप कोई रिजल्ट तो दिखाएं कि पाकिस्तान का दुनिया के अंदर कौन कौन से लड़के निकले हुए। आप थोड़े वक्त का वादा लिया था, मैं ज्यादा टाइम ले लिया आपसे मैंने, आखिर में इख्तिसार से बताइए कि जहांगीर खान और जानशेर खान की बड़ी आवाजें हैं, ये मसलतन खामोश हैं या ये समझते हैं कि जो हम बात करेंगे वो बेअसर होगी, बेफायदा होगी? लेकिन जी, जहाँ तक जहांगीर का तल्लक है, वो फेडरेशन के साथ भी रहा है और अभी तक भी है उसके साथ। ये हर बंदा एक प्लेयर के निश्चय से, ये ना आप समझे, अगर वर्ल्ड चैंपियन है, नहीं कि वो ये भी चीजों को समझता हो, ट्रेनिंग के लिहाज से प्लान करे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो नाम है उनके बहुत बड़े, अब उधर असलस है या महबुल्ला है, शावर में कमर जमान, तो सारे उधर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं आई डोंट नो क्या उनका माहौल है। जनाब गोगी अलाउद्दीन साहब, स्कॉश के मामलात के हवाले से अल्लाह करे कि जो अफराद हैं, जो इदारे हैं, जो खेलों और ख़ास तौर पर स्कॉश के हवाले से कुछ कर सकते हैं, वो इस सिलसिले में उनको शऊर आ जाए, वो हरकत में आ जाए और हमारी स्कॉश जो है
وہ اسی مقام پر آ جائے جس کی وہ مستحق ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. راج صاحب السلام علیکم. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان راجہ اسد علی خان اور پروڈیوسر سید عبد الماجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.